नमस्कार। पूजा पब्लिकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कराया था आपको वर्ड फॉर्मेशन और भी कई टॉपिक, तो आज आपका टॉपिक है एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी का मतलब क्या होता है दोस्त? सादृश्यता। इसको क्या कहते हैं? इसको एक बार समझ लो, कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, उसके बाद से सारे क्वेश्चन को आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, तो एनालॉजी टेस्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी हिंदी बता देते हैं कि इसकी हिंदी क्या होती है। सादृश्यता। ठीक है, सादृश्यता होती है। और दूसरा क्या है कि इसमें का रूल क्या कहता है। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? सादृश्यता का अर्थ होता है समानता, यानी सादृश्यता का अर्थ समानता होती है। इस परीक्षण में दो वस्तुओं के संबंध पर विचार किया जाता है, यानी कोई दो वस्तुएं दी जाएंगी, उनके संबंध आपको सोचना पड़ेगा कि इनमें आपस में कैसा संबंध है। ठीक है, जो दो वस्तुएं आपस में किसी प्रकार से संबंधित होती हैं, दी गई होती हैं, इसके अतिरिक्त कोई अन्य तीसरी वस्तु और दी गई होती हैं तथा 4 या 5 विकल्प उत्तर दिए गए होते हैं। अभ्यर्थी को उन वैकल्पिक उत्तरों में से एक ऐसा वैकल्पिक उत्तर छांटना होता है कि तीसरी वस्तु उस वस्तु से वही संबंध है जो पहली का दूसरे से होता है। इतनी बातें पढ़ने का मतलब है, हम आपको एक लाइन में ही समझा देते हैं कि जैसे एक वस्तु यहाँ लिखी होगी, अनुपात का चिन्ह लगा होगा, फिर दूसरी वस्तु यहाँ लिखी होगी, फिर समानुपात का चिन्ह लगा होगा, फिर तीसरी वस्तु लिखी होगी, फिर अनुपात का होगा और आगे क्वेश्चन मार्क होगा। इसका मतलब ये है, देखो भाई, एक चीज हमेशा याद कर लो, इसमें दो ही रूल लगता है। या तो पहले का संबंध दूसरे से जिस प्रकार होगा उसी प्रकार तीसरे का चौथे से छांटना होता है। लेकिन आपको एक बात और समझा दें कि जरूरी नहीं कि पहले का संबंध दूसरे से ही हो। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि पहले का संबंध तीसरे से जिस प्रकार हो उसी प्रकार दूसरे का चौथे से हमें निकालना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको कुछ प्रश्न हम इसके बारे में समझा देते हैं। ठीक है, कह रहा किसी वस्तु, शब्द, अंक के किसी अन्य वस्तु, शब्द, अंक के गुण, रूप, प्रारूप, प्रकार, लक्षण आदि में परिवर्तित किसी प्रकार से प्रदर्शित या निहित समानता को सादृश्यता या समरूपता कहते हैं। ठीक है, मतलब उनमें आपस में कैसा गुण है, कैसा वस्तु है, रूप है, आकार है, प्रकार है, लक्षण है, इसी शब्द को, इसी चीज को पहचानना, इसे ही क्या कहेंगे? समानता या समरूपता कहेंगे। कुछ भी कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके अंतर्गत 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्त, यहां से आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं से कि इसके अंतर्गत निम्न 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो तीनों प्रकार आगे आपको लिखा हुआ है। पहला क्या कह रहा है? शब्द समरूपता। दूसरा क्या कह रहा है? अक्षर समरूपता। तीसरा क्या कह रहा है? संख्या समरूपता। तो एक बात बताओ, शब्द समरूपता पढ़ेंगे पहले, फिर अक्षर समरूपता पढ़ेंगे, फिर संख्या समरूपता पढ़ेंगे। अच्छा, शब्द समरूपता के आगे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो हम आपको कुछ बातें समझा देते हैं दोस्त, और इसकी हम पीडीएफ भी डलवा देंगे। तो आपको पहले समझना है। सबसे पहली हेडिंग आप डाल सकते हो शब्द समरूपता। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन डलवा देंगे पीडीएफ। देखो, शब्द समरूपता, इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे दोस्त, पहले हम कुछ बातें समझा देते हैं। जैसे पहली हेडिंग है, यहाँ पे लिख लेना आप, टाइप फर्स्ट शब्द समरूपता, शब्द समरूपता। ठीक है, पहली हेडिंग डाल लेना, शब्द समरूपता चल रहे हैं पढ़ाने और समझना है आपको। इसमें कुछ टॉपिक जैसे हम आपको ऐसे ही मोटा मोटा बता देते हैं और लिख भी दे रहे हैं, जैसे कि किसी देश,
कोई देश है और उसकी राजधानी, देश और राजधानी याद कर लो। कभी कभी देश राजधानी का क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा, जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई भारत भारत अनुपात नई दिल्ली, भारत अनुपात क्या हो जाएगा, नई दिल्ली, नई दिल्ली, तो समानुपात यूएसए, यूएसए, यूएसए का मतलब क्या होता है, संयुक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया और आपसे 4 ऑप्शन दे देगा। जब अगर भारत और नई दिल्ली में संबंध कैसा है, अगर ये बात आपको पता है तो उसी सेम पैटर्न पे यूएसए का आप निकाल सकते हैं। तो भाई भारत की ये क्या लिखी हुई है, राजधानी लिखी हुई है नई दिल्ली, तो उसी प्रकार यूएसए की अगर राजधानी लिखोगे तो क्या लिखोगे दोस्त, वाशिंगटन डीसी। क्या लिखोगे, वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी, तो ये लिखोगे। तो अगर आपको देश और राजधानी जैसे याद है, ये तो बहुत आसान हमने क्वेश्चन पूछ लिया। अब आपसे अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि उसका बताओ, जैसे ग्रेट ब्रिटेन का पूछ लिया, या फिर मतलब इसका कहने का मतलब सिर्फ एक ही बात है कि देश और राजधानी सब रट लो। यहाँ रीजनिंग में एनालॉजी में काम आएगा, और जीके जीएस स्टैटिक जीके तो आपका कवर हो ही जाएगा। ठीक है, जैसे देश राजधानी हो गया। अगला पॉइंट, जैसे मान लो अगर हम आपसे कहें कि जैसे पर्यटन स्थल कह सकते हैं, पर्यटन स्थल का मतलब है कि जैसे कोई भारत में है पर्यटन स्थल ना, और उसके बाद किसी और देश का दे दिया, या फिर कहते हैं कि देश और मुद्रा, देश राजधानी, देश और राष्ट्रपति, देश और प्रधानमंत्री, हाँ, ये सारी चीजें आपको अगर क्लियर है तो एनालॉजी का प्रश्न बहुत आसान होता है दोस्त। अगर ये चीजें क्लियर नहीं है तो आपको बहुत समस्या होगी, क्योंकि इसका कोई लेवल नहीं होता है एनालॉजी का। इसमें क्या होता है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले बहुत आसान, और हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे बहुत नहीं पता रहेगा, सीधी सी बात है, कठिन लगेगा आपको। तो उसके बाद आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को पढ़ना है ढंग से और उसका सॉल्यूशन करना है। तो हम आपको एक तरीके से समझा दिए हैं कि इसमें चलता क्या है। ठीक है, तो अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो कर लेंगे। जैसे मान लो इसमें बायो को भी पढ़ना ज़रूरी होता है, बायो के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के। मतलब सीधी सी बात है, अगर एनालॉजी का क्वेश्चन गलत ना हो, अगर आप चाहते हैं तो स्टैटिक जीके और जीके जीएस पूरा कंप्लीट कर लो, तो बहुत आराम से एनालॉजी और क्लासिफिकेशन दोनों टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो भाई, पहले क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा, जिस प्रकार मनुष्य का संबंध चलने से है, मतलब मनुष्य क्या करता है, चलता ही तो है, तो ठीक उसी प्रकार मछली का संबंध निम्न विकल्पों में से किससे है। तो आप बताओ, मनुष्य चल करके ही आगे बढ़ता है और मछली कैसे आगे बढ़ती है, तो मछली कहोगे सर तैर कर, तैरना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। हम कैसे पकड़ लिए, तो याद रख लेना कि मनुष्य का संबंध कह रहा है चलने से है, तो मनुष्य क्या करता है, चलता ही है, आगे बढ़ने के लिए क्या करता है, चलता है। उसी प्रकार मछली क्या करेगी आगे बढ़ने के लिए, तैरेगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। देखो, फ्रेंड और फ्रेंडली, ठीक है, उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपोनेंट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो एक बात आप लोग कमेंट करके देखो, रोक करके वीडियो देखो, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम कराते हैं। जल्दी से फटाफट बताओ, क्या सभी लोग, आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार फटाफट जल्दी से बता दो, बताओ। फटाफट बताओ भाई। वैसे यहाँ पे ये कहना चाहिए दोस्त, फ्रेंड का संबंध अपोनेंट से देना चाहिए था। अगर
ये क्वेश्चन थोड़ा सा सुधार लायक है, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं कि फ्रेंड का संबंध FRIEND, फ्रेंड का संबंध अपोनेंट OPPONENT। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र और अपोनेंट का मतलब क्या होता है दोस्त, शत्रु। ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत। देखो वैसे ये लिखा होना चाहिए ऐसे ही, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंडली का संबंध अगर आओगे तब हॉस्टाइल से हो जाएगा, सी ऑप्शन हो पाएगा, तभी ऑप्शन सही हो पाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सुधार लेना, इसको हम सुधार करके लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड FRIEND, फ्रेंड अनुपात अपोनेंट, अपोनेंट लिख लो, या फिर तीसरे से भी संबंध बता सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वही रहने दो। तो FRIENDLY, फ्रेंडली, समानुपात अपोनेंट OPPONENT, और अनुपात क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न आपका रियल है। एक बात आप बताओ, हमने आपको अभी ही समझाया था थोड़ी देर पहले कि भाई देखो फ्रेंड का संबंध, पहले के संबंध दूसरे से भी हो सकता है, पहले के संबंध अगले से भी हो सकता है, मतलब तीसरे से भी हो सकता है। तो यहाँ पे पहले के संबंध दूसरे से न दे करके पहले के संबंध तीसरे से दिया, तो दूसरे के संबंध चौथे से होना चाहिए। तो फ्रेंड का अपोजिट अपोनेंट होता है, तो फ्रेंडली का अपोजिट होता है हॉस्टाइल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इस प्रश्न को समझ में आ गया होगा दोस्त, थोड़ा सुधार कर लेना। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अच्छा एक बात और आपको समझा देते हैं। अगर कभी लेटर वाला प्रश्न आए एनालॉजी में, तो लेटर वाले में सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले उनकी नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करोगे दोस्त, नंबरिंग ऐसे करना है जैसे PRLN। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, अनुपात XZTV, क्या हो जाएगा 16, 18, 12, 14, 24, 26, 20, 22। अब एक बात देखो, तुलना करके देखो भाई, 16 से 24 हुआ है, क्या हुआ है +8, 18 से क्या हुआ 26 +8, 12 से क्या हुआ है दोस्त 20 +8, तो 14 से भी यहाँ क्या हुआ है 22, तो क्या हुआ है +8। उसी प्रकार इसको लिखो JLFH, इनकी नंबरिंग करोगे 10, 12, 6, 8। इसमें अगर 8 जोड़ दिए +8 जोड़ोगे, 10 8 कितना हो जाएगा 18। यहाँ पे देखो 12 में +8 जोड़ दो, तो 12 8 कितना हो जाएगा 20। 6 में +8 जोड़ दो 14। देखो 8 में +8 जोड़ दो तो 16। तो बताओ 18वां लेटर R, 20वां T, 14 नंबर N, 16 नंबर P। क्या ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है दोस्त, तो आप कहोगे सर बिल्कुल दिख रहा है, RTNP, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट, ठीक। D आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न सॉल्व करना है। आपको एक बात फिर से समझा दे रहे हैं, अगर कभी भी लेटर वाला आए तो सबसे पहले क्या करना है, उसकी अगर जैसे मान लो उसका क्या है मीनिंगफुल वर्ड निकल रहा है, तब तो उसके अर्थ के अनुसार करते हैं। और इसमें देखो आप, ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ये ऐसे ही वर्ड दिया है, मीनिंगलेस वर्ड है। और मीनिंगलेस वर्ड का क्या करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग के अनुसार तुलना करके निकालते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। अगले प्रश्न पे चलें दोस्त। चलो अगला प्रश्न है, देखो एनालॉजी में क्या होता है, ये देखो सीरीज टाइप का भी, नॉन वर्बल का भी आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि इनमें अंतर क्या है। देखो कन्फर्म है कि पहले का संबंध दूसरे से ही होगा, कैसे समझे, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस था तो यहाँ प्लस माइनस इसी दूसरे वाले चित्र में है। तो एक बात हुआ क्या है, अगर हम कहें कि देखो भाई प्लस और माइनस बदल जा रहा है और ऊपर नीचे लिखा जा रहा है, तो अगर हम आपसे इसको कहेंगे
तो इनके बीच में जो चित्र है वो बदल जाएगा और साइड में आ जाएगा। तो मतलब नीचे देखो 0 और ये बॉक्स है ना, ये बदल करके क्या हो जाएगा, बॉक्स ऊपर पहुंच जाएगा दोस्त और 0 नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखो ये तीर जो लगी हुई है ये आगे पीछे, ये तीर का डायरेक्शन चेंज हो गया, बस ऐसे बना दिया गया, उल्टा कर दिया गया है। जिस साइड लगी है उसका क्या कर दिया गया है, उल्टा। तो हम कह रहे हैं दोस्त सेम तीर ऐसे यहाँ पे भी थी, सेम तीर अगर यहाँ पे है तो क्या करेंगे दोस्त, ऐसे ही कर देंगे, एक ऐसे बना देंगे और एक ऐसे बना देंगे। इस डिजाइन का अगर कोई बना है तो ये समझ लो सही है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे 0 नहीं होगा, ये तो समझाने के लिए बनाए थे, ये 0 नहीं होगा और यहाँ पे भी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ऐसा चित्र कौन से में बना है, तो ऑप्शन नंबर ए में बना है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगले प्रश्न पे चले। चलो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, कौन से शब्द सही है। हाँ ठीक है, फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन मार्क का पित्त से वही संबंध है जो ग्रंथि का खाली स्थान से है। तो बताओ पित्त का संबंध पित्ताशय से होता है, पित्ताशय, पित्ताशय अनुपात पित्त लिख सकते हैं दोस्त। ठीक है, उसी प्रकार से ग्रंथि का संबंध किससे होगा, तो ग्रंथि का संबंध हार्मोन्स से होगा। ठीक है, ग्रंथि हार्मोन्स किससे निकलता है, ग्रंथि से। उसी प्रकार पित्त रस किससे निकलता है, पित्ताशय से। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये, और इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कितने लोग लॉजिक लगा पाते हैं। अगर आप ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं तो इस प्रश्न को एक बार सॉल्व करने का प्रयास करो। देखो 5 से 65 कैसे बना है, उसी प्रकार 7 से क्या बनेगा ये आपको जानना है। 134, 158, 174, 184, 4 ऑप्शन है आपका। ठीक है, अब आप लोग खुद बताएंगे कि भाई इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, चलो तो बताओ 5 से 65 कैसे लिखा होगा दोस्त। तो हम कह रहे हैं कि 5 का अगर क्यूब करके 5 जोड़ दो तो क्या आएगा, 5 का क्यूब करोगे दोस्त 125 प्लस 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 130। 130 का अगर आधा कर दे तो कितना हो जाएगा दोस्त 65। 65 कितना आ जाएगा 65। इसका मतलब है पहले वाली संख्या का क्यूब करके 5 जोड़ा गया फिर आधा किया गया। अगर सेम रूल यहां लगा दिया जाए तो क्या ऑप्शन मिलता है, तो आप देख लो 7 का क्यूब करके प्लस 5 जोड़ दो और आधा कर दो। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 प्लस 5 और अपॉन 2 कितना हो जाएगा 348 और अपॉन 2 कितना हो जाएगा दोस्त 174 है ऑप्शन। तो कहोगे बिल्कुल है सर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। अगर कोई समस्या है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्त। ठीक है, चलो इसकी पीडीएफ और पीपीटी आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। पूजा पब्लिकेशन का देखो यूट्यूब का भी यहाँ पे बना हुआ है चित्र। ठीक है, यहाँ पे इंस्टाग्राम भी है, ठीक, और टेलीग्राम भी है, व्हाट्सएप है। अगर कोई समस्या है तो आप उसी प्रश्न को क्या करो पूछ सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलो तो जितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं दोस्त इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, पूजा स्लैश या स्पेस दे के बुक सर्च करना, स्लैश करके आ जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। ऊष्मा कैलोरी। अच्छा इसके पहले वाले प्रश्न और इसमें अंतर क्या है, इसमें अच्छा इसमें नंबर था और इसमें क्या है शब्दों पे आधारित है। अब एक बात बताओ, हमने आपको शब्दों पे आधारित करा दिए और अक्षर पे आधारित करा दिए और फिर संख्या के आधारित करा दिए। अब अगर आपसे एक प्रश्न पूछें
सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ऊष्मा अनुपात कैलोरी समानुपात ध्वनि अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब आप कहोगे एनालॉजी में ये कहाँ से आ गया? तो हम दोस्त यही आपको समझाना चाह रहे थे, शुरुआत में यही बताए थे आपको कि दोस्त एक एनालॉजी ही ऐसा टॉपिक है जिसमें बायो से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, हिस्ट्री से, भूगोल से, पॉलिटी से, हर टॉपिक से, स्टैटिक जीके जीएस कुछ भी हो, जनरल नॉलेज जितनी अच्छी रहेगी एनालॉजी आप उतना अच्छा कर पाओगे। तो ऊष्मा का संबंध कैलोरी से है, उसी प्रकार ध्वनि का संबंध किससे है? तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ऊष्मा और कैलोरी में संबंध क्या है। तो ऊष्मा का मात्रक जो होता है, ऊष्मा का मात्रक जो है वो क्या होती है दोस्त? कैलोरी। उसी प्रकार ध्वनि का मात्रक, ध्वनि का मात्रक जो होता है, ध्वनि का मात्रक क्या होता है भाई? ध्वनि को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डेसिबल। और आप याद रख लेना, आपको एक बात बता दें कि ध्वनि जो होती है, आप देखते होंगे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अच्छा ध्वनि जो मापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है दोस्त। तो कहता है कि WHO के अनुसार कितने डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक यानी कि हानिकारक नहीं होती। तो सीधी सी बात है कि लाभदायक होती है। तो कहते हैं कि मतलब कोई समस्या नहीं, नॉर्मल होती है। कितने डेसिबल? तो WHO के अनुसार 45 डेसिबल अगर है, डीबी इसको लिखा जाता है इसका मात्रक, तो 45 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो क्या होती है दोस्त? कानों के लिए ठीक होती है। अगर 45 से ज़्यादा है तो भी आपका कान खराब हो सकता है, 45 से कम है तो भी आपको समस्या आएगी, सुनने में दिक्कत होगी। तो यार इसीलिए कहा जाता है आप लोगों से कि एयरफोन का प्रयोग कम करो, नाइट में थोड़ा कम बात करो, लगा के सांस नहीं सुननी है किसी की भाई। बहुत कान बहुत भगवान का दिया हुआ, बहुत ही समझ लो कि अनमोल चीज है। आपको सुनाई ही नहीं देगा कोई क्या कह रहा है, फिर दुनिया में क्या चल रहा है आपको पता नहीं चलेगा। इससे अच्छा है कान, नाक, आंख इन सब का आप विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है लकड़ी और खंड। फिर उसी प्रकार अगला है समानुपात ब्रेड अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये बताना है कि ये हुआ क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं दोस्त, बताओ फटाफट बताओ। लकड़ी से खंड, खंड का कैसे संबंध है दोस्त? लकड़ी या कह सकते हैं खंड, खंड को मिला करके लकड़ी बनती है या लकड़ी को काट करके खंड बनता है। उसी प्रकार जो चूरा है ना, चूरा, चूरा, चूरा को मिला करके ब्रेड बनता है या ब्रेड को तोड़ करके चूरा बनता है। तो मतलब ब्रेड का संबंध कैसा हो जाएगा? चूरा से। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको यही बात कह रहे हैं कि दोस्त देखो नॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर कोई चीज की आपको लगता है कि दिक्कत आ रही है तो उसकी प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करो, ठीक है। अगला प्रश्न आप सारे लोग बताओ, मैथमेटिकल एनालॉजी है, इसको सॉल्व करो जल्दी से फटाफट, ठीक। बताओ क्या उत्तर होगा? इसमें ऐसा क्या लॉजिक लगा होगा कि इसमें से देखो कह क्या रहा है, निम्न में से कौन सा त्रिक, त्रिक का मतलब तीन संख्याओं को त्रिक बोला जाता है, ठीक है, से अधिक साम्यता रखती है। साम्यता का मतलब समानता, साम्यता को क्या लिख सकते हैं? समानता भी कह सकते हैं, ठीक है। कौन सा अधिक समानता रखती है? अब बताओ, यहाँ 3 है, फिर 16 हो गया, फिर 125 हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि 125 5 का क्यूब है और ये जो है क्या है? 4 का वर्ग है और यहाँ पे सिर्फ 3 है। तो हम क्या कह सकते हैं दोस्त कि जो संख्या है उसमें एक प्लस करके वर्ग कर दो, एक प्लस करके वर्ग कर दिए और इसमें एक प्लस करके क्यूब कर दिए। क्या ऐसा कोई पैटर्न चल रहा है? तो आपको यह देखना पड़ेगा कि लास्ट की संख्या क्यूब और सेकंड संख्या वर्ग किसमें है। तो आप देखें कि देखो ये तो क्यूब है नहीं, ये भी, ये तो वर्ग है नहीं, ठीक, ये क्यूब है
ये वर्ग है, एक तो ये है और दूसरा ये वर्ग है। वर्ग हमें लेना नहीं है, दोनों वर्ग है तो कोई फायदा नहीं है। 256 तो वर्ग और क्यूब दोनों नहीं है, तो मतलब एक ही ऑप्शन बच रहा है बी। तो लेकिन एक बात सोचना है कि बी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 5, 36 और 343, ठीक है। तो 5 से 36 कैसे हुआ दोस्त? 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 का वर्ग, और इसको क्या लिख सकते हैं? 7 का क्यूब। तो एक बात बताओ, 5 को 5 ही रहने दो, 5 से 6 कैसे आया? +1 करके, और 6 से 7 कैसे आया? +1 करके। तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो हमारा बेस्ट आंसर जो हो जाएगा, वो बेस्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी फॉर बॉल। किसी कोई समस्या है तो बताओ जल्दी से फटाफट। ये प्रश्न समझ में आया है दोस्त? अगले प्रश्न पे चलते। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। मतलब इनमें इनमें जो संबंध होगा वही इनमें, और क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी नंबर रखोगे वो होगा। तो 110 से 10 कैसे आया होगा? तो हम कह रहे हैं कि 110 में अगर 11 से भाग कर दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा दोस्त? 10 आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हो कि इसको ऐसे कर लो कि 110 में 10 से भाग कर दो। 110 में अगर हम 10 से भाग कर दें तो 11 आएगा। उसी प्रकार 132 में किससे भाग कर दे कि 11 आ जाए? तो 12 से अगर भाग करोगे तो 11 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा? 12। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? 12। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 12। ये बात समझ में सबको आई है कि नहीं? पहले सबसे पहले कमेंट। अगर किसी कोई समस्या है दोस्त, टेलीग्राम चैनल भी है और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कर देना, या उस प्रश्न का इस उस प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम कहीं भी आप भेज देना, आपका डाउट क्लियर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न सेम टाइप का है। बताओ 11 से 132 कैसे आया होगा? तो हम कह रहे हैं कि अगर 12 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये 12 कहाँ से आया होगा दोस्त? तो आपको समझना पड़ेगा। बताओ कैसे आया होगा, आप बताओ। अगर सभी लोग कर पा रहे हो तो बताओ फटाफट कैसे आएगा, क्या होगा बताओ। 11 का गुणा 12 में किए हैं, ये गुणा 12 में किए तभी तो 132 आया। लेकिन अगर हम 12 का गुणा 12 में कर दे, पहले तो रूल ये कहे कि यहाँ 11 है तो एक ज्यादा से कर रहे हैं, तो यहाँ 12 है तो 13 से करो। 13 गुणा 12 करोगे तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 13 गुणा 12 कितना होगा? 13 गुणा 12, 12 13 36, 6 3 और 12 एक 12 3 15, 156 है दोस्त। ऑप्शन तो है। अच्छा, ऑप्शन है 26, ठीक है। ऑप्शन 156 मिल रहा है। एक बात आप खुद सोचो कि देखो यहाँ 12 से गुणा किए तो 132 आया, अगर यहाँ से 12 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा, क्योंकि 12 गुणा 12 144। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन आपका दिमाग यहाँ भी हो सकता है कि 11:132 समानुपात 12 क्वेश्चन मार्क। तो 11 से 132 आया तो गुणा 12 किए हैं। इसी प्रकार 12 का आगे गुणा अगर 13 कर दें, क्योंकि 11 से 12 हुआ तो 12 से 13 हो सकता है, तो 156 आ रहा है। दोनों लॉजिक लग रहा है, तो हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे? तो याद रख लेना दोस्त, कोशिश किया जाता है कि इस टाइप के प्रश्न को जो लॉजिक लगता है दोनों में उसी प्रकार से गुणा भाग किया जाता है। जैसे 12 का हुआ तो यहाँ भी 12 का हो जाए। अगर ये लॉजिक, ये ऑप्शन 144 ना होता तो हम 156 टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 144 की जगह मान लो कि 150 आ गया तो फिर 156 टिक करते, 144 टिक नहीं करते, ठीक है। अगला प्रश्न, अब बताओ इस टाइप का प्रश्न, ये जो प्रश्न है वो बहुत ही जबरदस्त है दोस्त। तो आपको इस प्रश्न को समझाना है या समझना है मान लो। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे सॉल्व करोगे आप बताओ फटाफट, जल्दी से एक बार कमेंट करके अगर बता सको तो बताओ। इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना, देखते हैं कितने लोग दे पा रहे हैं। एक बात बताओ,
आप देखो समझा देते हैं, CACTUS, और इसको लिखा क्या गया है, CACSUT, ये लिखा है। कुछ लोगों का दिमाग पता है क्या चल रहा होगा, कुछ लोगों का दिमाग ये चल रहा होगा दोस्त कि ऐसा है कि CA शुरू का दोनों लेटर सेम रखा गया है, शुरू का तीनों लेटर सेम कर दिए हैं और आगे के तीनों लेटर क्या है, बदल दिए, मतलब लास्ट के तीनों बदल दिए हैं। लेकिन दोस्त अगर ऐसा रूल लगेगा तो BUZ जो है, BUZ शुरू होना चाहिए, BUZ तो कहीं है ही नहीं है। इसका कन्फर्म हो गया कि शुरू का 3 लेटर सेम नहीं रखा गया है, कुछ ना कुछ और हुआ है। एक बात बताओ, आपको एक रूल समझा देते हैं, कभी भी अगर जितने लेटर दिए हो उसका सेम लेटर में कोड हो या फिर सेम लेटर में संबंध बताना हो, जैसे देखो ऊपर वाले में क्या है, C भी है, A है, C है, T है, U है, S है, और इसका संबंध CACSUT, मतलब सब एक दूसरे के पास हैं। अब बताओ क्या होगा, तो अगर ऐसी कंडीशन कभी बनती है तो इसकी रियल नंबरिंग ना करके क्रम वाइज नंबरिंग करना है। क्रम वाइज करोगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2। अच्छा यहाँ पे देखो, रुक जाओ, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे ये देखना है, बताओ CA इधर क्या हो जाएगा, अगर हम इस दोनों को, यानी अगर इसको 3 और 2 मान लें और इसको 1 मान लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बताओ S 6 नंबर है तो 6 ही है, U 5 नंबर है 5 है, T 4 नंबर है तो 4। तो इसी सेम पैटर्न पे अगर इसको हम करना चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे नीचे क्या नंबर लिखे हैं हम, आप समझ लो, 32 16 54, तो यहाँ लिख रहे हैं 32 16 54। तो एक बात बताओ, 32 16 54 मतलब 3 और 2, यानी Z और U, ठीक। उसके बाद 16 का मतलब है 1 और 6, पहला लेटर है B और छठवां लेटर है R। 5 और 4, 5 का मतलब है E और उसके बाद 4 का मतलब है Z। ये अगर विकल्प में कहीं है दोस्त तो ये आपका सही हो जाएगा। पहले जैसे हुआ है वैसे ही अगले को हमने, इस वाले को हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो बताओ ZUB कहाँ पे है, REZ, यानी C ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्त, C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी को इसमें डाउट है तो आपको कमेंट कर देना, क्योंकि भाई ये प्रश्न थोड़ा सा अलग था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है नींद और अनिद्रा। नींद और अनिद्रा, तो इसका मतलब क्या होता है कि नींद का उल्टा ही तो है अनिद्रा। अनिद्रा का मतलब नींद ना आना, और नींद का जस्ट उल्टा है। तो स्मृति का मतलब याद रखना, तो अल्जाइमर्स का मतलब होता है स्मृति का लोप। लिख लो सारे लोग, इसका मतलब क्या होता है दोस्त, स्मृति का लोप। लोप का मतलब कि हट जाए। जैसे देखो नींद का उल्टा अनिद्रा, मतलब नींद का मतलब नींद ज्यादा आ रही है, लेकिन अनिद्रा का मतलब नींद ही नहीं आ रही है। स्मृति का मतलब याद है सब कुछ, और अल्जाइमर्स का मतलब स्मृति का लोप, यानी कि कुछ याद ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अल्जाइमर्स, ठीक है। तो अगर देखो ये प्रश्न आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का है, आप खुद सोचो दोस्त, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता कि अल्जाइमर्स होता क्या है तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। लेकिन अल्जाइमर्स का मतलब होता है स्मृति का लोप। इसका मतलब है कि हमें कुछ भी चीजें याद नहीं है। अगर इस प्रश्न में भी आपको कोई डाउट है तो एक बार कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बताओ फटाफट सारे लोग कमेंट करके बताओ। इसका प्रश्न का उत्तर हम 5 सेकंड दे रहे हैं, जल्दी से आप फटाफट बताओ क्या होगा। चलो देखते हैं इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे। अप्रेजर जो होता है बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का मतलब मकान, मकान के गुणों को, मकान के क्या करता है, गुण के आधार पर उसका मूल्यांकन करता है। जो अप्रेजर होता है दोस्त वो बिल्डिंग के गुणों
के आधार पे उसका मूल्यांकन करता है, उसी प्रकार क्रिटिक जो होता है वो बुक BOO के बुक के गुणों के आधार पर उसका मूल्यांकन जो करता है उसको क्या कहते हैं, क्रिटिक कहते हैं। तो ये बात ध्यान रख लेना कि बिल्डिंग जो होती है, अप्रेजर जो व्यक्ति होता है वो बिल्डिंग के गुणों के आधार पर उसका मूल्यांकन करता है, उसी प्रकार बुक के गुणों के आधार पर उसका मूल्यांकन कौन करता है, क्रिटिक करता है। तो दोस्त इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और एक बात आपको समझ में आ रही होगी, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है दोस्त तो 100% आप प्रश्न छोड़ के आओगे। तो यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि एनालॉजी के कम से कम आप 500 प्रश्न जरूर सॉल्व करो, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो सके। और ये जो 500 प्रश्न सॉल्व करोगे दोस्त, इस प्रश्न को सिर्फ और सिर्फ 2020 के बाद और 2023 अब तक टिल डेट, ठीक, जो भी पेपर हुआ है सबका एनालॉजी का क्वेश्चन कलेक्शन करो। और आपको क्वेश्चन कलेक्शन करने की जरूरत नहीं है दोस्त, हमारे पब्लिकेशन की एक किताब आ रही है रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, रीजनिंग प्रैक्टिस बुक है वो, प्रैक्टिस बुक। और वो दोस्त आपको टॉपिक वाइज, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि टॉपिक वाइज और प्लस 2022 तक के सभी क्वेश्चन, 2022 में जितने पेपर हुए सबका क्वेश्चन और टॉपिक वाइज है और उसकी व्याख्या की गई है। तो आप इसी बुक को लेकर के, बिल्कुल अपडेट किताब है, इस किताब को लेकर के आप जरूर से जरूर लगा लेना, एनालॉजी के सारे पैटर्न को आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है आपका कबूतर पंछी। तो कबूतर और पंछी का क्या संबंध है दोस्त, कबूतर जो है पंछी वर्ग में आता है, मकड़ी जो है, मकड़ी जो किसके अंतर्गत आते हैं, तो कीट के अंतर्गत आते हैं दोस्त, ठीक है। तो विभाजन हुआ है, तो ये चीजें कैसे, तो अब बताओ, बायो का आ गया, बायो का फिर से एक क्वेश्चन आ गया। तो दोस्त बायो भी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होगी, तो इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्त सबसे पहले क्या करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करो। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि हमें कितने टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना है या कितने टॉपिक को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें बात क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप उस डाउट को लिख करके भेज देना, और इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी उम्मीद करते हैं। अगर कोई समस्या है किसी की दोस्त तो आप बता देना। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं, आप अपने दोस्तों को भी बताइए। बहुत जल्द ही आपको बहुत सारी क्लासेस सब मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, रीजनिंग की तो मिल ही रही है, मैथ की मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जीएस की, सारे टॉपिक की स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो किताबें आ रही हैं उनके बारे में आपको पता चलता रहेगा। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, सब के लिए आपको किताबें उपलब्ध होगी, मॉक टेस्ट उपलब्ध होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका सहयोग बना रहे दोस्त, डेली आप क्लास करते रहिए। आप इसकी पीडीएफ इस वाले चैनल में जा करके ज्वाइन कर लेना, पूजा बुक्स नाम से सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा टेलीग्राम चैनल, उसी चैनल पे आप जा करके इसकी पीपीटी की पीडीएफ और प्रैक्टिस पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। कोई डाउट है तो आप जरूर एक बार व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। और सोशल मीडिया फॉलो करने के लिए पूजा बुक्स नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप इसको भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में आप सभी के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।